आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया। इस बजट को पेश किए जाने के बाद शेयर बाजार में गिरावट देखी गई, तो विपक्ष ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और बाकी विपक्षी दल सरकार पर हमला बोल रहे हैं। केंद्र सरकार ने इसे 2047 के विकसित भारत का बजट बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट की जमकर तारीफ की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक तरफ सवालों के जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो कि परंपरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रिफॉर्म वाले बजट की तारीफ की गई। और जाहिर है कि पक्ष और विपक्ष में जिस तरीके से एक प्रतिस्पर्धा रहती है बजट के पेश होने के बाद, वो आपको आज भी नजर आएगी। लेकिन क्या सुधार वाला बजट रहा है या फिर नहीं रहा है? अव्वल तो ये कि उसमें घोषणाओं को भी देखना होता है और आने वाले समय को भी। और आने वाले समय को मापने के लिए आपको बीता हुआ एक साल जरूर परखना होता है कि जितना जहां आवंटन हुआ, कितना वहां पर खर्च हुआ। आज जो बातें कही गई हैं उसके आधार पर आगे किस तरह का एक रोड मैप देखा जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत को नए बजट की रफ्तार कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, पहले आपको वो सुना देते हैं। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है, वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमई तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। रिफॉर्म एक्सप्रेस कहा जा रहा है, लेकिन क्या यह रिफॉर्म एक्सप्रेस है? हमारे साथ 4 मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ माधव आनंद जी हैं, जो कि आरएलएम के विधायक हैं बिहार से।
साथ में एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट के तौर पर भी आज यहां पर जुड़े हैं हमारे साथ अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं। अब इसमें सिंपल सी एक चीज होती है कि जब जो पक्ष आपका है आप उसके हिसाब से किसी भी सरकारी आदेश को, बजट को आंकेंगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि शुरुआत में जो शुरुआती कमेंट्स हम चारों मेहमानों से अपने लें, उसमें हम 2-2 मिनट के समय के साथ ये तय करें कि अगर आप इस बजट को कह रहे हैं रिफॉर्म बजट, तो वो रिफॉर्म को पुश देती हुई फैसलों के बारे में। प्रदीप भंडारी, आपके साथ शुरुआत। देखिए श्वेता जी, ये विकसित भारत 2047 का रिफॉर्म बजट है। क्यों? बेस की अगर मैं बात करना चाहूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख करोड़ का है, जो अभी तक के हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा है। और कोई भी अर्थव्यवस्था तभी आगे बढ़ती है कि जब उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा होता है। इसके साथ में अगर हमारी वित्तीय हालत की आप बात करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट 4% के अराउंड रखने का टारगेट रखा गया है, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बताता है। मतलब भारत की मूलभूत ढांचा बहुत स्ट्रांग है। अब हम आगे, और ये रिफॉर्म की बात की, आगे के सेक्टर्स कौन से होने वाले हैं? एआई आगे का सेक्टर है जिसपे बल दिया गया है। पहली बार ये करा गया है कि डेटा लोकलाइजेशन के तहत जितनी भी कंपनीज भारत के अंदर ही अगर डेटा स्टोर करेगी, उसको टैक्स हॉलिडे के नाम पे 2047 तक बिल्कुल टैक्स में अंदर छूट मिलने वाली है। दूसरा, बायोफार्मा आगे का बड़ा सेक्टर होने वाला है। तीसरा, पूरी दुनिया रेयर अर्थ मेटल्स पे अलग अलग कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। इसका इंपोर्ट कॉस्ट करने के लिए यहां पे स्ट्रेटेजिकली रेयर अर्थ जोन्स की बात करी गई है, जिससे भारत जो है नेट एक्सपोर्टर रेयर अर्थ मेटल्स का बने, मतलब आगे चल के हमारी डिपेंडेंस इन पे कम हो। साथ में अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, एक और बड़ी चीज है, 7 नए हाई स्पीड रेल फ्री कॉरिडोर की बात की गई है। मतलब अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो है हाई स्पीड इंटरनेट, हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी की बात की गई है। इसके कोर में युवा और महिला है, इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बात करी गई, जिससे इंक्लूसिव एजुकेशन बढ़ेगा। साथ में अगर एग्रीकल्चर की बात करूं तो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट आज की तारीख में डेकेडल ग्रोथ रेट 4.4% का है, और टोटल एलोकेशन एग्रीकल्चर का 4 लाख करोड़ का है, जो अभी तक का सबसे ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में वो 1 लाख करोड़ भी नहीं था। और स्ट्रेटेजिक के साथ में बात करूं तो डिफेंस में एलोकेशन हर साल बढ़ता गया, और इस साल भी बढ़ा है, 7% का ग्रोथ रेट है। तो किसी भी सेक्टर को आप देखेंगे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन युग में ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी को आगे ले जा रहा है। ठीक है, समय का ख्याल रखते हुए, इस बजट के दायरे में रहते हुए, इस बजट को अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है? देखिए, रिग्रेसिव है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि जो बुनियादी बातें हैं उसको कम से कम सरकार एड्रेस करेगी। इस देश के साथ समस्या आज क्या है जो मोदी सरकार के द्वारा पैदा की गई है? एक है कि किसान, उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। वो अपेक्षा कर रहा था कि उसकी आमदनी बढ़े। इन्होंने कहा कि बजटरी प्रोविजन 4 लाख करोड़ रुपए का है, तो ये सिर्फ वादे करते हैं। आप देखिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, वो कह रही है कि 1,16,000 करोड़ रुपए 4 साल में सरेंडर कर दिए, खर्च नहीं किए। इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की, तो ये अभी नवंबर 25 की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि जो 150 करोड़ के प्रोजेक्ट को मॉनिटर करती है केंद्र की सरकार, 826 प्रोजेक्ट, उसकी हालत ये है कि 6 लाख करोड़ रुपए का एस्केलेशन उसमें हो गया। ये मेरे पास रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का डेटा है। 1,90,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने पिछले बजट में प्रोविजन रखा। आज जब हम डिबेट कर रहे हैं तो उसमें खर्च किया है 97,000 करोड़ रुपीज, ओनली 51%। वैसे ही आप मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिशन को देख लीजिए, 9%, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर 24%, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन 24%, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 22%, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म 13, 2% तक। मतलब आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर 4% ओनली। तो ये आप अगर बड़ी बड़ी सुर्खियां बटोरते हो तो डिलीवरेबल्स कहां हैं, ये पूछ रही है सरकार। अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप ये देखिए डायरेक्ट टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन था वो था 2014 में 38%, वो आज बढ़कर 53% हो गया। और कारपोरेट टैक्स जो 61.9% था वो कम होकर 46% हो गया। ऐसा क्यों हुआ प्रधानमंत्री जी? क्योंकि उत्पादकता नहीं है भारत में, मैन्युफैक्चरिंग भारत की कोलैप्स हो गई। आखिरी बात कहने दीजिए, जो डेप्रिसिएशन है रुपए का, इतना खतरनाक वो सिम्टम्स है, क्योंकि आप इडेबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो, फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहे हो, तो ये सारे इंपोर्ट में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपने हेल्थ और एजुकेशन में 0.2 और 0.4% सिर्फ, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे देश के लोग कि कम से कम सोशल एस्पेक्ट में कई सारी स्कीम्स में आपने पैसे काट दिए। आगे बहस में अपनी बातों को आगे रख दीजिएगा। माधवानंद जी, अपनी बात अब आप रखिए कि क्या कारण है। और मुझे लगता है कि प्रदीप भंडारी जी की तरफ से जो इंटरजेक्ट न करके बल्कि खामोशी से अपनी इंटरजेक्शन को रखना वो ज्यादा बेहतर है। बातें कम से कम सुनाई दे रही हैं। जी, अपनी बात रखिए। श्वेता जी, आज का दिन तो मैं कहूँगा बहुत ही ऐतिहासिक है। कि पहली बात कि मुझे लगता है लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार रविवार के दिन बजट आया है। दूसरी बात, लगातार 9वीं बार
वित्त मंत्री जी ने जो है अपना बजट पेश किया है। अभी की जो वर्तमान ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है इससे बेहतर बजट जो है सो नहीं हो सकता है। जो हम लोगों ने कल्पना की है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो 2047 में जो विकसित भारत की कल्पना की है, निश्चित रूप से इस बजट से इस भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा और इसमें सब कुछ है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं अर्थशास्त्री होने के नाते कि लोक लुभावना बजट नहीं है, यह मैं मानता हूं, लेकिन अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। बहुत सारे जो प्रदीप जी ने कहा उन बातों का जिक्र न करते हुए, क्योंकि हम लोग अलायंस में हैं, जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा रीढ़ होता है एसएमई और एमएसएमई सेक्टर होता है। पहले भी पुराने बजट में भी जो है उसमें बजट में बात हुई थी, अभी भी 10,000 करोड़ का कॉर्पस तैयार किया गया है एसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, जहां से मैक्सिमम इंप्लॉयमेंट जनरेशन का काम होगा। सेमीकंडक्टर एक ऐसा एरिया है जहां वैश्विक स्तर पर इस पर चर्चा हो रही है। भारत भी सेमीकंडक्टर में कैसे आगे बढ़े, 40,000 करोड़ का उसमें प्रोविजन किया गया है। मेडिकल टूरिज्म को जो बढ़ावा देने की बात कही गई है, इससे भी रोजगार सृजन पे काम होगा। तो मुझे लगता है कि जो स्थिति है उस स्थिति में लोक लुभावना बजट न पेश करते हुए अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूती प्रदान करें और 2047 में कैसे अपने टारगेट को अचीव किया जाए, उसके लिए वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है। मुझे लगता है सबको सराहना करनी चाहिए। इस बजट का इंपैक्ट आपको आने वाले टाइम में दिखेगा। हम ये कर अभी हो सकता है वर्तमान में तुरंत इंपैक्ट दिखाई नहीं पड़े, लेकिन इसका इंपैक्ट 6 महीने साल भर में आपको इंपैक्ट दिखाई पड़ना स्टार्ट होगा। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यहां काम नहीं हो रहा। जितने भी स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स इंडिया में बहुत सारे फेल भी होते हैं, बहुत सारे यूनिकॉर्न भी बनते हैं, लेकिन बहुत सारे जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बने हैं, देखिए उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है इस बजट में सब कुछ है, इसको एनालाइज करने की आवश्यकता है। विपक्ष से भी आग्रह करूंगा कि एक एक पहलू का अध्ययन करें और तब जाके कमेंट करें। ठीक, अनुराग भदौरिया। देखिए, बिल्कुल एक एक पहलू का अध्ययन करके ही हम इस बारे में बोल रहे हैं कि आपका जो बजट है ये ना किसी गरीब के लिए है, ना किसी किसान के लिए है, ना कमज़ोर महिलाओं के लिए है। ये पूरा का पूरा बजट आपने एक ऐसा बजट बनाया है जो किसी से इसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ आप सपना दिखा रहे हैं। आपने अभी बोला मेडिकल टूरिज्म होगा, अरे होना चाहिए, अच्छी बात है मेडिकल टूरिज्म यहाँ पे हो, लेकिन कैसे होगा? जब आप बनाने की एम्स बनाने की बात करते हैं, दरभंगा में एम्स आपने 10 साल पहले बनाने की बात की थी, अब तक वहाँ गेट बन पाई है सिर्फ। तो आप बताइए कैसे मेडिकल टूरिज्म करेंगे आप? अभी एक हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि मैनपुरी में एक अस्पताल के अंदर में मोबाइल के लाइट से ऑपरेशन कर रहा था, इलाज कर रहा था। तो ऐसे मेडिकल टूरिज्म कैसे होगा? कई हॉस्पिटल में आपने देखा चूहे घूमते पाए जाते हैं। तो आपको उसके लिए काम करना चाहिए था, इस पर बात होनी चाहिए थी। बात किस पे हुई है? आपने कहा कि हम इस बार कॉरिडोर बना रहे हैं, मुंबई पूना, पूना हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलोर, फिर हैदराबाद चेन्नई, फिर आपने वहाँ से हल्दिया से वहाँ लेके आए, बनारस लेके आए। सवाल उठता है, इसके पहले भी आपने मेट्रो ट्रेन बनाने की बात, यहाँ पे बुलेट ट्रेन बनाने की बात की थी, पहले ही बुलेट ट्रेन नहीं चली। अब आपने 7 बुलेट ट्रेन चलाने की और बात कर दी। तो आप जो कहते हो उसका रिजल्ट जमीन पे दिखाई नहीं पड़ता, इससे साफ पता चलता है आप सिर्फ बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, आप जो इतनी देर से बातें बता रहे थे कि जो इसके पहले आपने पिछले बजट में कहा था कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में 1 करोड़ लोगों को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दिलाएंगे, यही तो बात हुई थी। अब तक मुश्किल से 25,000 लोगों से ज्यादा को आप ट्रेनिंग नहीं दिला पाए हैं। इसी तरह आज आप कह रहे हो कि 1 लाख हेल्थ सेक्टर में हम ट्रेनिंग दिलाएंगे। तो हेल्थ सेक्टर में 1 लाख, जब आपने पहले 1 करोड़ को बोला था, अब तक तो उसमें हमने बोला 25,000 से ज्यादा आप दिला नहीं पाए। अब 1 लाख का क्या होगा आप बता दीजिएगा। दूसरी बात, जहां तक जीएसटी की बात है, आपने जिस तरह जीएसटी में बात घुमाई थी ना कि हमने जीएसटी कम कर दी, जीएसटी कम कर दी, तो जीएसटी आपने जो एंड प्रोजेक्ट जो कहते हैं एंड प्रोजेक्ट जो हमारा यहाँ प्रोडक्ट होता है उस पर तो कम हुई थी, लेकिन आपने रॉ मटेरियल पे जीएसटी बढ़ा दी थी, तो फायदा नहीं हुआ था। इसी तरह से आप जो हमको सपने दिखा रहे हो वो सपने हैं, उसका फायदा किसी को नहीं होने वाला, क्योंकि आपने यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात नहीं की है कि प्राइमरी एजुकेशन में कैसे आप मजबूती लाओगे जिससे कि बच्चों का बेस मजबूत होगा। आपने बात नहीं की हम प्राइमरी हेल्थ व्यवस्था कैसे मजबूत करेंगे गाँव के अंदर में, जैसे लोगों की प्राइमरी जो हेल्थ है उसका इलाज हो पाए। आपने बात नहीं की वहां पे किस तरह से हम जो किसान है, किसान को कैसे अपनी इनकम बढ़ा पाएगा, इस पर बात नहीं की। और ना आपने पहले इनकम दुगनी करने की बात की, तो जो आज तक नहीं की। दूसरी, आप एमएसएमई की बात करते 10,000 करोड़, आप बताइए एमएसएमई में 10,000 करोड़ से कितने लोगों का फायदा हो जाएगा? आपको कम से कम 3.5-4 लाख करोड़ का बजट उसमें रखना चाहिए था, जो आपने नहीं रखा। 10,000 करोड़ में आप इतना बड़ा आप यहां पे एमएसएमई को डेवलप नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, आप लगातार इंपोर्ट पे इतना जोर क्यों देते हो? जैसे आप बोलते हैं ना मोबाइल फैक्ट्री हमने यहां पे लगा दी, आप मोबाइल फैक्ट्री लगा तो रहे हो लेकिन आप उसके पार्ट इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप इंपोर्ट पे जोर क्यों दे रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग पे जोर क्यों नहीं है? सवाल ही है। ठीक है, अब
प्रदीप भंडारी, मुझे लगता है सबसे पहले आपको उन चीजों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि लोग भी ये देखते हैं, ये आंकड़े सार्वजनिक हैं कि कितना आवंटन होता है, उसमें भारी भरकम एक रकम का अगर ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल न हो पाना भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। श्वेता जी, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस से चल रहा है और एक ये लार्जर सिस्टमैटिक बात है। तो पहली बात तो मैं एक एक कर करूंगा। इन्होंने बोला एम्स ऑपरेशनल कितने, एक मिनट में रुकूं, आप ही के पार्टी अध्यक्ष की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, नितिन नवीन की तरफ से क्या कहा गया है बजट पर, सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कर्तव्य भवन में बना हुआ कर्तव्य पथ पे चलने वाला ये बजट का मैं पूरा स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से माननीय निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वीं बार अपना बजट रखा है, ये भारत सरकार की पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी और गुड गवर्नेंस का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास जनता के बीच में है, उसको ये बजट पूरी तरह से दर्शाता है। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबके विकास के जो मूल मंत्र हैं, वो इस बजट के पूरे विस्तार में दिखता है। साथ ही साथ विकसित भारत 2047 के बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसके लिए भी ये संकल्प से सिद्धि वाला बजट है। इस बजट में जहां भारत के वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत का जो ग्रोथ रेट है, जो 7% लगातार बढ़ रहा है, ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से हमने अपने जीडीपी को लगातार मजबूत किया है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को भी अपने कंट्रोल में रखा है। ये इस दिशा में दिखाता है कि हमारे बजट में किस प्रकार से डेप्थनेस है, सबको लेके चलने का हमारा जो विश्वास है और सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मजबूत करने का जो हमारा विश्वास है, उस पर यह बजट काफ़ी आगे दिख रहा है। जो आधारभूत ढांचे को लेकर, उसकी गहराई को लेकर, उन फैसलों के लॉन्ग टर्म असर को लेकर बात कर रहे हैं। प्रदीप, अपनी बात आप। श्वेता जी, कल ही आईएमएफ का एक प्रोजेक्शन आया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर 44% जो कंट्रीब्यूशन है वो भारत और चीन करेगा, जिसमें 25% से ज्यादा ग्लोबल ग्रोथ में भारत कंट्रीब्यूट करेगा। सो आज की स्थिति में आपको एक आज तक की रिसर्च टीम को आप डाल लीजिए, मूडीज, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कोई भी एक एजेंसी ऐसा नहीं कह रही कि भारत जो है शाइनिंग स्पॉट नहीं। अभी हमने इंडियो ईयू डील करी, जिसके अंदर भी ईयू ने कहा कि भाई भारत जो है आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट है, $30 ट्रिलियन की होगा, इसलिए हम उसके साथ करना चाहते हैं। अब एक एक करके मैं जवाब दूंगा, उसके पहले बड़ी बात कहूंगा। हमने इस बजट के अंदर एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ पाथ रखा है और हम चुनावी साल को देखते हुए बजट नहीं करते। पहले आप लोग क्रिटिसाइज करते थे कि भाई इलेक्शन है तो दे दिया, अब आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन ईयर है और लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्यों नहीं किया है? तो पहले एनालिस्ट निर्णय कर ले कि लॉन्ग टर्म फायदे के लिए है कि नहीं है। अब इनने बोला एम्स की 25 में से 19 एम्स ऑपरेशनल हो चुके हैं। एमएसएमई की बात करिए, आज एमएसएमई का एक्सपोर्ट 12 लाख करोड़ है, जो कांग्रेस शासनकाल के अंदर 2 लाख करोड़ नहीं था। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करिए, आज की स्थिति में करंट अकाउंट डेफिसिट 1% से कम है, जो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम है और सबसे बेटर स्थिति है। इन्होंने बात करी फार्मर इनकम की, फार्मर इनकम पिछले 10 साल के अंदर डबल हो चुकी है। कृषि बजट की बात करी, कांग्रेस शासनकाल के अंदर 27,000 करोड़ था, आज के शासनकाल के अंदर एग्रीकल्चर 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है, रूरल डेवलपमेंट 4 लाख करोड़ से ज्यादा क्रॉस हो चुका है। महिलाओं की अगर भागीदारी की बात करी, फीमेल लेवल फोर्स पार्टिसिपेशन 45% हो चुकी, जो कांग्रेस शासनकाल के अंदर 20% भी नहीं था। तो मैं आपसे कह रहा हूं, हाउस होल्ड्स की बात करिए, आज म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे ज्यादा मिडिल क्लास स्पेंड कर रहा है। आज रूरल एरियाज के अंदर सबसे ज्यादा इनकम रूरल एरियाज की बढ़ी है। तो आज आप कोई भी सेक्टर, आपने स्टार्टअप की बात करी, आज हिंदुस्तान के अंदर यूनिकॉर्न का ग्रोथ रेट चाइना से ज्यादा है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े पूरी तरीके से हैं। तो आज भले युवा हो गया जो स्टार्टअप के तहत हिंदुस्तान में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 8% के ग्रोथ रेट से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ रहा है और पिछले साल से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर चुका है। एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 20% से ज्यादा हो चुका है। तो आप कोई भी पैरामीटर उठा के देखिए, ये 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगा और हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी से 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे। ये कोई ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर को देखते हुए नहीं रखा गया। और हम एक दिन रिफॉर्म नहीं करते, हम 365 दिन रिफॉर्म करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पर आप डायरेक्टली रिप्लाई करना चाहेंगे? उसको लेकर सबसे ज्यादा घेरा जा रहा है आपको कि कम से कम अगर हम चीन को चुनौती देने की बात करते हैं और उसको फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा गया, हमने कहा बहुत सारी फैक्ट्रीज इधर आ रही हैं, हमने उसी के लिए पीएलआईज की शुरुआत की, कोविड के दौर में इसको बहुत ज्यादा पुश दिया गया, लेकिन क्या उसके मुकाबले और जो चीज खास करके अनुराग भदौरिया की तरफ से आप पर टिप्पणी की गई है, उस पर आप क्या रिप्लाई कर पाएंगे? प्रदीप जी, देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं और ये क्लियर है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% है जीडीपी का।
आज की तारीख के अंदर। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एक सेकंड रुक जाइए, ग्रोथ की बात कर रहा हूं, इंक्रीज जो हो रहा है वो 30% से बढ़ रहा है, नहीं झूठ है, 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और अभी तक 30% तक बढ़ चुका है। डिफेंस का उठा के देखिए श्वेता जी, डिफेंस के अंदर इनके समय में 1 लाख करोड़ तक का भी स्पेंड नहीं था, आज की तारीख के अंदर ये 5 लाख करोड़ से ज्यादा, 7 लाख करोड़ का हमारा स्पेंड क्रॉस हो चुका है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, बायोफार्मा, सेमीकॉन, हर सेक्टर के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर इतना सब कुछ था तो ये कह रहे हैं, हमने तो नहीं कहा, एनएसएसओ ने कहा कि किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई है, हमने तो ये डेटा नहीं दिया। तो इस बुनियादी समस्या क्या है? चीन से इतना बेतहाशा इंपोर्ट किया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स को पढ़िए, उन्होंने 2 तरीके की चिंताएं व्यक्त की। एक ये कहा कि ये तो इलीगल जो आ रहा है वो, और एक एंटी डंपिंग में रिलक्टेंट है सरकार, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना नहीं चाहती चीन पर। आपको आश्चर्य होगा जानकर, अभी कुछ समय पहले भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सवाल खड़ा किया। क्या किया? प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा कि सारे लोगों की ऑफिस की अटेंडेंस में बायोमेट्रिक में सब उससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से करूंगा। हुआ क्या? सारे चीन के इक्विपमेंट्स, सारे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर चीन के कैमरे लगे, उनके सारे सर्वर वहां पर हैं। चीन से जो इंपोर्ट है वो $100 बिलियन के आसपास पहुंच गया। हमारा अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेड प्लस पार्टनर था। जब प्रधानमंत्री जी पहली बार ट्रंप से गले मिले थे तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, हम 1000 आइटम कम से कम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को। उसने कहा इंडिया एंड चाइना आर ईटिंग अवर लंच, और वो उस पर रोक लगा दी और वो पेरिस कन्वेंशन से बाहर हो गया, क्लाइमेट कन्वेंशन से, जिससे हमको एडवांटेज था। ऐसा कौन सा देश है, हमारे नेबरिंग कंट्री से हमारे वो रिलेशन रहे नहीं, हमारे एक्सपोर्ट कोलैप्स हुआ और पूरी इंपोर्ट की डिपेंडेंट हमारी इकोनॉमी हो गई। हमारा इंपोर्ट की वजह से इतना भारी नुकसान हुआ, और खास करके जो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करिए, हमारा बैकबोन था एमएसएमई। उस एमएसएमई को जब भी नुकसान हुआ 2 तरीके से, एक तो नोटबंदी के टाइम तो ये रिपोर्ट थी कि 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए, उसके बाद दूसरा कोविड के कारण। तो वो जो अपेक्षित मदद थी वो एमएसएमई की भारत की सरकार द्वारा नहीं की गई। और ये बाकायदा विरल आचार्य जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, उन्होंने लिखा कि जो मोनोपोलाइजेशन हुआ है, जो 4-5 बड़े उद्योगों को आपने सिर्फ सारा फैसिलिटेट किया है, उससे भारत को नुकसान है। मैं पूछना चाहता हूं, जैसे आप कहते हैं जीडीपी आपका 7.2% की ग्रोथ है, तो साहब ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा है। आप एमएसएमई को तो प्रॉक्सी मान रहे हैं। 2014 के बाद एमएसएमई लगातार उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका पार्टिसिपेशन है, वो कोलैप्स होता जा रहा है। तो आप ये नहीं मान सकते कि वो भी उसी पेस से ग्रो कर रहा है जिससे ऑर्गेनाइज सेक्टर कर रहा है। तो ये आपका अजम्पशन फॉल्टी है। आपने क्या कहा कि हमारी 4थे नंबर की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पर कैपिटा जीडीपी में क्या स्टेटस है आपका? 144th पोजीशन है वर्ल्ड में आपकी। आप पूरे इस साउथ ईस्ट एशिया में आप नहीं खड़े होते हो, आप इतने बदतर हालात में पहुंचा दिया है। चलिए ठीक है, ये रेटिंग्स भी एक ऐसी चीज होती है ना कि हम दोनों तरफ को अपने समर्थन के लिए कोई ना कोई एक ऐसा आंकड़ा मिल जाता है। तो इसकी ये देखिए, एक जो भ्रम है ना, ये दूर करना चाहिए। नहीं, इसको हम आगे करते हैं दूर, और मुझे यकीन है कि माधव आनंद जी भी आपकी बातों का जवाब देना चाहेंगे। लेकिन बजट के लिए यूपी में भी कई अहम ऐलान किए गए, पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं कि बजट में आम जनता की फिक्र नहीं है। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट की जमकर तारीफ की है, सुनिए। अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। मैं कह सकता हूं कि यह बजट समाज के प्रत्येक तबके को, युवा हो, महिलाएं हो, अन्नदाता किसान हो, उद्यमी हो, इन सब को ध्यान में रख करके बनाया गया नए भारत का, विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहे भारत का एक स्थिर लेकिन तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक बजट है। ये गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर बजट है। जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, क्या आपको लगता है कि एक भी पॉइंट उसमें से कहीं पर ये गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते है। ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। नौकरी रोजगार दिए नहीं,
नौकरी रोजगार कहाँ दिए हैं? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। सपने दिखाने वाला बजट है। वाराणसी में शिपिंग विकास का हाईवे या फिर नौकरी के नाम पर कुछ नहीं, ये सारी चीजें अभी आगे भी चर्चा होती रहेगी। लेकिन माधवानंद जी, एक तो जो बातें अभय दुबे जी की तरफ से कही गई हैं, और दूसरी ये रोजगार को लेकर भी बड़ा वो हो रहा है कि रोजगार को लेकर कितना क्या सबसे ज्यादा आक्रामक विपक्ष उसी मुद्दे को लेकर हो रहा है। देखिए, रोजगार का डेटा डिफाइन करना मुझे लगता है किसी भी सरकार के लिए इतना आसान नहीं होता है कि इस बजट से कितने रोजगार सृजन पे काम हो जाएगा, क्योंकि रोजगार का मैक्सिमम सृजन जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर से होता है। सरकारी क्षेत्र में नौकरियां बहुत कम बची है, और यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। बहुत लिमिटेड नौकरियां हैं सरकारी सेक्टर में। तो जो भी रोजगार का सृजन काम होना है वो एसएमई सेक्टर से होना है, एमएसएमई से होना है, जो अपने स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है उससे होना है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होना है। लेकिन एक दो बातें जो अभय दुबे जी ने कहा, मैन्युफैक्चरिंग की, अपने जीडीपी का जो मैक्सिमम हिस्सा आता है वो सर्विस सेक्टर से आता है, टर्सरी सेक्टर से आता है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। अब इंडिया का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, अब चाइना हमसे क्यों आगे है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, हम लोग क्यों पीछे रह गए? ऑल्दो कोई भी सरकार बनती है, चाहे अभी जो वर्तमान में भी एनडीए की सरकार है, जो हम लोग की सरकार है, निश्चित रूप से हमेशा सरकार का फोकस रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि एक एक बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो निश्चित रूप से उसमें जो रोजगार सृजन पे बहुत लंबा काम हो जाता है। 10,000 20,000 एक इंडस्ट्री लगाने से जैसे रोजगार पर सृजन होता है। लेकिन जो अपने मैक्सिमम स्टेट हैं वो लैंड लॉक स्टेट हैं। कुछ ही स्टेट्स अपने इंडिया में है जहां जैसे पोर्ट कनेक्टिविटी अच्छे ढंग से है। बाकी जो लैंड लॉक स्टेट है, सपोज मैं बिहार से आता हूं, बिहार एक लैंड लॉक स्टेट है, वहां बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हम लोग काम नहीं कर सकते, और बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं लग सकती है। हाँ, छोटे छोटे लग सकते हैं, क्योंकि जो वहां ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, अब बाय रोड करेंगे, बाय रेल करेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर यही पोर्ट कनेक्टिविटी हो तो वो सस्ता पड़ता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए चैलेंजेस हैं हम लोग के यहाँ। हर स्टेट में बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं लग सकते हैं, लेकिन जहां है, जैसे गुजरात के पास है, तो गुजरात देखिए आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बन गया है। आज जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे अपनी स्टील इंडस्ट्री हो, सेमीकंडक्टर पे, चाहे ऑटोमोबाइल, हर जगह गुजरात में आगे बढ़ रहा है। वेस्ट बंगाल में बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे स्टेट में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे बढ़ रहा है, लेकिन और भी स्टेट है जहां जो है लैंडलॉक स्टेट होने के कारण कठिनाइयां हो रही है।